ये मैं कहूँगा तो फिर कर देंगे। आप जरा काउंट कर लीजिएगा ना अभी जरा। एक नज़र रिवाइज कर लें प्लीज, तो कल पढ़ा था। जी बेटा ऑनलाइन से आपको बात ठीक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ये ये आवाज़ ठीक आ रही है प्लीज़? एक मिनट ज़रा काइंडली आप रिवाइज करें फिर शुरू करते हैं प्लीज़। सब लोग देख लें कल जो पढ़े थे, देखा करें प्लीज़। कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन किसी का करो। ठीक है, ये जो हजरात एंड में बैठे हैं, अगर कोई आई साइड का इशू है तो, अगर किसी ने ग्लासेस की वजह से उसे बोर्ड देखने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा कहीं आगे अगर आना चाहें तो बता दें। ठीक है जी, कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का समझ आ गया था सारा यार? अगर कोई एसेट डिस्पोज हो जाए तो गेन या लॉस की वर्किंग कैसे होती है? सर किसको किससे कंपेयर करते हैं सर? सेल प्रोसीड्स का क्या मतलब होता है? जो कैश रिसीव हुआ उसी को सेल प्रोसीड्स कहते हैं। उसको कंपेयर करते हैं डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट्स है। और अगर सेल प्रोसीड ज़्यादा है तो गेन ऑन डिस्पोजल होता है, और वाइस वर्सा अगर सेल प्रोसीड्स कम है तो लॉस ऑन डिस्पोजल हो जाएगा। ठीक है जी प्लीज। देन कुछ हमने एंट्रीज डिस्कस की थी, क्लियर है सारा? चलो फिर आगे अपना पेज जरा देखें। जब मैंने कल डिस्कशन स्टार्ट की थी जिस जगह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट, यहाँ जरा पहुंचा हुआ जिस जगह पे ये हेडिंग लिखी थी हमने 1 लाख के गेन के बाद, उसमें बेटा हमने नंबर 1 एक सिनेरियो पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल एक डिस्पोजल हुई है और जिस एसेट को बेचा गया है वो एसेट हमारी बुक्स में अगर डब्ल्यूडीवी पे आ रहा है तो फिर डिस्पोजल की क्या एंट्रीज होंगी। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिस्कशन कंप्लीट होगी। इफ देर इज नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, विच मीन्स डेप्रिसिएशन की एंट्री हो रही होगी डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, और एसेट डब्ल्यूडीवी पे होगा। और उस कॉन्टेक्स्ट में तो हमने डिस्पोजल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। अगर एंट्रीज रिक्वायर्ड होंगी तो एंट्रीज भी की जा सकती हैं जिसमें कंपाउंड एंट्री में गेन लॉस आ सकता है, या अगर डिस्पोजल अकाउंट एग्जामिनर ने कहा लेजर बनाना है तो वो बात भी हो गई थी। अब हम यहीं से आगे चल रहे हैं और अब डिस्कशन ये करेंगे कि इफ़ देर इज़ अ सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इट मीन्स अगर हमारी बुक्स में जो एसेट डिस्पोज हुआ है वो पहले कॉस्ट पे अलहदा और उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा था, तो फिर डबल एंट्रीज करते हुए डिस्पोजल की क्या सेम ही एंट्रीज होंगी या कुछ डिफरेंट होंगी, ये अब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या हो गया है और किधर हम जा रहे हैं? क्या हो गया है, अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है तो डिस्पोजल की काउंटिंग हमने सीख ली है, लेकिन अब अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है विच मीन्स एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बन रहा है तो फिर क्या करेंगे, उस तरफ हम जा रहे हैं। तो आज जिस जगह आप पहुंचे थे तो वहाँ एक पॉइंट नंबर 2 हेडिंग बना के, ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में है जो पॉइंट 1 कल डिस्कस हुआ था। अब वहीं से हम सेकंड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इफ़ देर इज़ अ, अभी भी डिस्पोजल चल रही है लेकिन अब इफ़ देर इज़ अ सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, ये मुबीन ज़रा इस तरह के आंसर्स पे दे रहा है यार ज़रा। If there is a separate ledger of accumulated depreciation,
इधर आइए, तो फैंस वगैरह ज़रा चला दें या फिर एसी भी चला दें। कितने चल रहे हैं? थोड़ा सा फैन चला देंगे, ज़्यादा तेज़ ना कीजिएगा, लेकिन अगर महसूस हो रहा है फिर एसी और कर लेंगे। ये वाला ज़रा चला दें थोड़ा हल्का सा। ये फुरकान आवाज़ ज़रा बस स्लो ही रखें, जरूरत पड़ी तो फिर एक एसी और चला दें। जी करें जी डिस्कशन स्टार्ट। चलो बेटा इस तरह करते हैं कि नई फिगर्स के साथ, नई एग्जांपल के साथ ही मैं बहस करता हूँ, और पहले ज़रा जो कल कुछ बातें हुई थी वो भी रिवाइज हो जाए, और फिर बीच में मैं डिस्पोजल भी इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो आप इस तरह करें, ज़रा एक लेफ्ट और राइट साइड पे एक मशीनरी के नाम से, और ऑपोजिट साइड पे ज़रा एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ज़रा लेजर स्टार्ट करें ज़रा। मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। करूँ स्टार्ट? लेट्स अज्यूम जी मशीनरी खरीदी है, सीक्वेंस से शुरू कर लेते हैं। डेट है सपोज 1 जनवरी 2024। एंट्री बताएं जी, मशीनरी खरीदी, मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट सपोज 25 लाख। लिखते हैं साथ साथ। जब भी कोई लेजर बना रहे हो, रेफरेंस लिख रहे हो, तो एंट्री प्लीज बोला करें, वरना फिर कैश डेबिट भी आवाज़ें आ रही हैं। मशीनरी डेबिट है, रेफरेंस अपोजिट लिखा हुआ है। जी सपोज एक साल गुजर गया, 31 दिसंबर 2024 डेट आई, सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। सपोज फर्स्ट ईयर की आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, आइदर बाय यूजिंग एनी मेथड विच एवर इज द केस। सपोज 2 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट हो गई। एंट्री बोलें क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सपोज एक साल गुजर गया, इस साल हमने एसेट यूज़ किया, कोई डिस्पोजल सपोज नहीं हुई, फर्स्ट ईयर ज़रा क्लोज कर दें। क्योंकि आपने क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर सेपरेट बना लिया है, इसलिए एसेट के लेजर में अब क्लोजिंग बैलेंस कॉस्ट ही के इक्वलेंट होगा, लेकिन डेफिनेटली हमारा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर ये कहता है कि हमारा ये एसेट 2 लाख रुपीज़ से कम हो चुका है। कैरिंग अमाउंट WDV अगर कैलकुलेट करनी हो तो ऑब्वियसली 25 लाख माइनस 2 लाख होना चाहिए। एक साल और ज़रा एक्सटेंड कर लें, 25 लाख ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे 25 लाख एंड 2 लाख ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। डेट अगर लिखना चाहें तो 1 जनवरी 2025 स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का। ठीक है जी, सब याद आ रहा है? चलिए सपोज एक और साल गुजार लें, 31 दिसंबर 2025। इस साल की डेप्रिसिएशन सपोज थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम कोई और मेथड था स्ट्रेट लाइन की बजाय, सपोज 180,000। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, दूसरा साल भी क्लोज कर दें। तो बीन जो देखा यार, एक और मसला फ्रेंडली देखते नहीं यार, एक और है दूसरा है मसला। एक्यूमुलेटेड बैलेंस 380 हो रहा है।
थोड़ा आगे बता दो, थोड़ा आगे, आगे जगह है, थोड़ा आगे आ जाओ। नहीं इधर तो है जहाँ, कम से कम वहाँ तो है। ये बेटा थर्ड ईयर का जरा स्टार्टिंग पर ब्रॉड डाउन उठा लें, बाकी फिर मैं डिस्पोजल बीच में इनकॉर्पोरेट करता हूँ। 1 जनवरी 2026 पे ब्रॉड डाउन बैलेंसेस बस लेजर में लिख लो, 25 लाख और एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का हो जाएगा 3,80,000। थ्रू आउट द क्लास कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, छोटी छोटी चीज़ें सही समझ आई हो तभी फिर क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन प्लीज़? चलें, अगर यहाँ तक लिख लिया तो फिर मुझे ज़रा बता दें। लास्ट लाइन्स में लिख लिया सबने? चलें बेटा, बाकी अब लिखने की बजाय ज़रा थोड़ा सा समझने की पहले कोशिश कीजिएगा। 1 जनवरी 2026 के स्टार्ट पे हमारा जो मशीनरी का बैलेंस है कॉस्ट के एंगल से 25 लाख है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 3,80,000 है। एक एसेट है जिसे हमने 2 साल यूज़ कर लिया है। अब मैं डेफिनेटली कुछ लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह टेंशन फ्री रहें आप, आपके लिए लिख रहा हूँ, आराम से लिख लीजिएगा। अब सपोज ऑन 1 जनवरी 2026 मशीनरी is disposed of for rupees लेट्स अज्यूम ये जो मशीनरी थी जिसे हमने 2 साल यूज़ किया, इसे हमने 1 जनवरी 2026 पे 18 लाख रुपीस का सेल कर दिया इन कैश। जी आप बताएं इसकी कॉस्ट क्या थी, इसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्या थी, तो कितने वाली मशीन कितने पे बेची है? 25 लाख वाली मशीन 18 लाख पे। क्या डिस्पोजल वाले दिन कॉस्ट और कैश का कंपैरिजन करेंगे आप? 25 लाख की तो ये मशीन 2 साल पहले थी, क्या कुछ अर्सा यूज भी की है? ये कहाँ से पता चल रहा है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर से 3,80,000 बता रहा है कि 3,80,000 तक तो हमने मशीन इस्तेमाल कर ली है। तो पहले अब हमें क्या करना पड़ना है? WDV निकालनी पड़नी है, लेजर में बनी नहीं हुई, सेपरेट लेजर्स हैं। तो कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर उठाएं सर। क्या सबको कह रहा हूँ जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है सर? 25 लाख लिखें, माइनस बताएं, आंसर बताएं। 21,20,000 वाली मशीन 18 लाख पे शायद सेल हो रही है। ये किस दिन कंपैरिजन होना चाहिए फिगर्स का? जिस दिन सेल हुई है 1 जनवरी वाले दिन। अब ये मशीन 21,20,000 की रह गई है और वो मार्केट में अगर 18 लाख पे सेल हो रही है तो गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? तो गेन लॉस इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड्स एंड WDV। फर्क सिर्फ ये है कि अगर हमने सेपरेट लेजर्स बनाए हुए हैं तो WDV फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो एज इट इज लेजर्स में नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर एसेट अकाउंट बना ही WDV पे होता तो फिर 21,20,000 आपको अपने लेजर में नजर आ रहा होना था। इस वक्त नजर नहीं आ रहा क्योंकि सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आपके सामने आ रहा है। तो इस तरह करें, जरा लेजर के लिए जरा स्पेस रखनी है आपने। ये मैंने आप नोट कर रहे होंगे, जिससे मैंने जगह रखी है, ये गिन के जरा 5-6 लाइनें रख दें। इसके अंदर फिगर्स भी कुछ लिखनी है और टोटल भी होना है, और उसके बाद नीचे एक लाइन लिखें। जरा खाली जगह थोड़ी लेजर के लिए रख के ये जो लाइन मैंने आपके सामने लिखी थी ये जरा नोट करना। ये लाइन लिखी, इस लाइन के नीचे पहले एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लें, गेन स्लैश लॉस ऑन डिस्पोजल। दोबारा एक दफ़ा जस्ट टू एम्फोसाइज वर्ड्स भी लिख लें,
सेल प्रोसीड्स माइनस WDV, सेल प्रोसीड्स 18 लाख, WDV की ज़रा कैलकुलेशन अगर करती जाए दोबारा, 25 लाख माइनस 3,80,000, 18 लाख माइनस 21 लाख 20,000, कैलकुलेट कर दें ज़रा कितना, 320,000 गेन क्यों नहीं है? सेल प्रोसीड्स कम है, देयरफॉर लॉस ऑन डिस्पोजल। जी एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? कब गेन कब लॉस, रिपीट करते रहें थोड़ा थोड़ा। सेल प्रोसीड्स ज़्यादा होंगी WDV से तो गेन है, हमारी सेल प्रोसीड्स कम है, लॉस है। मार्केट में जितने का बिकेगा उतना हमें कैश मिलेगा, और अगर वो कैश डिफरेंट है फ्रॉम द WDV तो गेन लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया प्लीज़? अब ये तो बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई, हमने लॉस कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अब हमने इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, और अकाउंटिंग एंट्रीज कुछ कल डिस्कस हो गई हैं, लेकिन वो ज़रा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। आज ज़रा सेपरेट लेजर वाली ज़रा बहस हो रही है। तो पहले इस तरह करते हैं, ज़रा इसी तरह एक पहले जिस तरह कल बनाया था, एक डिस्पोजल अकाउंट बनवाया, ज़रा एक डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बनाया। जी मेरे इस लेजर से पहले ज़रा मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, ज़रा वो भी ज़रा सुनना। ये ऊपर वाली वर्किंग में आएगा जो लिखी है हमने, 18 लाख माइनस 21,20,000, 320 आंसर आ रहा है। मुझे ये कहा जा रहा है ये ब्रैकेट में होना चाहिए, तो आई एग्रीड सर, कोई मसला नहीं, लॉस है तो 12 ब्रैकेट लगानी है तो लगा लें। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि ये ना ज़हन में रख लीजिएगा कि अगर आंसर पॉजिटिव है तो गेन होगा, नेगेटिव है तो लॉस होगा। हो तो वैसे यही रहा है प्लीज़ सर, ब्रैकेट ठीक है सर, क्यों ब्रैकेट नेगेटिव ज़्यादा था यार? लेकिन इस चक्कर में ना पड़ जाएगा, पॉजिटिव आंसर गेन होता है, नेगेटिव आंसर लॉस होता है। सिंपली गेन लॉस क्या होता है, सेल प्रोसीड ज़्यादा है तो गेन होता है, कम है तो लॉस होता है। बाकी ठीक है, मैथमेटिकली शायद ब्रैकेट लगाई जा सकती है, लगा लें जी ब्रैकेट। एनी कन्फ्यूजन? ये ठीक है जी उमर, सॉरी अहमद, तो ब्रैकेट लगाई जा सकती है। आइए ज़रा डिस्पोजल अकाउंट की तरफ आए जी। डिस्पोजल अकाउंट का क्या मकसद है जी? सर प्लीज सर, अभी तो कल बात हुई है यार। एक लेजर है डिस्पोजल अकाउंट, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि लेजर फॉर्म में गेन या लॉस कैलकुलेट किया जाए। क्या कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है? भी इंशाल्लाह बात करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा डिस्पोजल अकाउंट। अब आपने लिखने की बजाय कल वाला ज़रा साथ साथ में रिवाइज करना है, और अगर कोई चेंज है तो बस वो पहले मेरे से समझना है। तो कल वाली ज़रा एंट्रीज ढूंढना जो आपने मुझे डिस्पोजल अकाउंट बनाते हुए नीचे लिखी थी, वो ज़रा ढूंढ के बताएं। अब बेटा हमें करना ये है कि ये एंट्रीज देख के ज़रा आज वाला जो डाटा है उस पर ज़रा मुझे अप्लाई करवाना है। लिख पहले मैं दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर नोट कीजिएगा। तो पहली एंट्री क्या है जी? डिस्पोजल अकाउंट वाली। लेकिन आज वाला ज़रा डाटा देखें और मुझे बताएं, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट की अमाउंट आज वाले डाटा में क्या लिखूं? 18 लाख। प्लीज़ लिखने की जल्दी करते नजर आएंगे तो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ पैसे आ रहे हैं एसेट डिस्पोज करके, चाहे एसेट अकाउंट WDV पे हो, चाहे एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो। फर्स्ट एंट्री रिमेन सेम, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। दोबारा कल वाली एंट्रीज देखें, दूसरी एंट्री बताएं। इधर वापस आ जाएं, या आप सॉरी एक सेकंड उधर ही रहें। किस अमाउंट से एंट्री हुई है कल? फिगर फिगर देखना जरा, फिगर 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 क्या थी कल? मुझे फिगर याद नहीं आ रही, कंडी जरा बताइए कितनी? 3,50,000 WDV से। तो एंट्री बेटा सेम है,
एसेट जा रहा है अभी भी हमारी बुक से, एसेट क्रेडिट हो रहा है, और उस एसेट का हम कंपैरिजन अपने कैश से करना चाहते हैं इन द डिस्पोजल अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री के हेड्स बिल्कुल सेम है, लेकिन अब एक मिनट जरा बोर्ड पे, क्या मैं आज भी ये क्वेश्चन इस वक्त करते हुए, अगर कॉस्ट पे लेजर है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग है, तो क्या इस केस में भी मैं ये एंट्री अब डब्ल्यूडीवी पे करूं? अगर सपोज इस वक्त भी मैं एंट्री डब्ल्यूडीवी पे करूं तो अपना फिगर्स ढूंढते जाए जरा, बताएं कितने पे करूं अगर डब्ल्यूडीवी हो तो? 21,20,000। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है 21,20,000 डब्ल्यूडीवी है। तो अगर ये एंट्री मैं इस केस में भी डब्ल्यूडीवी पे करूं तो इसका इम्पैक्ट जरा काइंडली जरा एंट्री देख के जरा, डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे फिगर चली जाएगी, हिम्मत सर हिम्मत, और एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2120 ट्रांसफर होगा। मसलन बोर्ड पे जरा देखें, ये जो एसेट अकाउंट हमने बनाया, अगर ये एंट्री हो जाए डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, तो ये मशीनरी अकाउंट क्रेडिट वाला जो इफेक्ट है क्या हमारा इस मशीनरी अकाउंट में नजर आएगा? किस साइड पे नजर आएगा? किस साइड पे नजर आएगा? लेकिन अगर डब्ल्यूडीवी से करेंगे तो कितना नजर आएगा? 21,20,000। डेफिनेटली रेफरेंस क्या नजर आएगा? डिस्पोजल नजर आएगा। डेफिनेटली डेट भी अगर आएगी तो 1 जनवरी 2026 है, तो सारी पोस्टिंग होगी तो ऐसे ही। लेकिन अगर लेजर को गौर से देखा जाए तो डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट है, वो कॉस्ट है, और क्रेडिट साइड पे आपने डब्ल्यूडीवी लिख ली है। आपकी इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग से ये एसेट ख़त्म नहीं होगा। क्या वैसे इसको बेच दिया हम हमने? तो अगर बेच दिया तो इस एसेट को हमारी बुक्स में अब ज़ीरो होना चाहिए। तो कल तो कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा था। अगर हम सोचें, दोबारा चले जाएं कल वाली एग्जांपल में, अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है तो क्या डब्ल्यूडीवी पे एसेट को क्रेडिट करने से एसेट हमारी बुक्स में से ख़त्म हो जाएगा 3,50,000। लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो आप फिर डब्ल्यूडीवी पे अगर एंट्री करेंगे तो एसेट की फिगर आपकी बुक से कंप्लीटली ख़त्म नहीं होगी। असूलन ये दूसरी एंट्री डब्ल्यूडीवी से ही होनी चाहिए। क्या एसेट डब्ल्यूडीवी पे हमारी बुक से निकला है? हाँ जी निकला है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ क्या आ रहा है, लेजर ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलहदा होने की वजह से हमारा एसेट हमारी बुक्स में इस वक्त डब्ल्यूडीवी पे नहीं कॉस्ट पे आ रहा है। तो असूलन डिस्पोजल अकाउंट जरा जहन में रखें, या जहन में शायद मुश्किल है, कल ही पहली दफ़ा बनाया आपने। डिस्पोजल अकाउंट ढूंढे जरा सर, ढूंढे प्लीज ढूंढे सर, कल जब बनाया था। क्या डिस्पोजल अकाउंट में कैश और एसेट की डब्ल्यूडीवी का कंपैरिजन होता है? क्या बोली जा रहा हूँ सर, क्या बोली जा रहा हूँ सर? कैश का मतलब 4,50,000 कल वाली बात कर रहा हूँ, और डब्ल्यूडीवी का मतलब 3,50,000। तो कैश और डब्ल्यूडीवी के कंपैरिजन से ही फाइनली गेन या लॉस बनेगा। असूलन तो यही होना चाहिए। लेकिन अगर एसेट अकाउंट अलहदा है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलहदा है तो आप ये दूसरी एंट्री डब्ल्यूडीवी पे नहीं कर सकेंगे। हमें ये एंट्री मजबूरन फिलहाल कितने पे करनी पड़ेगी? कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। किसी को कुछ समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन डेफिनेटली इसका मतलब बात पूरी अभी मेरी नहीं हुई है। अगर मैं कॉस्ट पे ही एंट्री करूंगा तो फिर सही कंपैरिजन नहीं हो पाएगा कैश का कॉस्ट से। कैश का तो कंपैरिजन डब्ल्यूडीवी से होना चाहिए। लेकिन किसी को ये पता है कि कॉस्ट से फिर डब्ल्यूडीवी कैसे बनती है? क्या बोला है सर मैंने, क्या बोला है सर प्लीज? कॉस्ट को अगर डब्ल्यूडीवी बनाना हो तो फिर क्या करना पड़ता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर लेस भी करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली इसका मतलब फिर यहाँ हमें कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो होता क्या है, अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है फिर तो ये सेकंड एंट्री आप डब्ल्यूडीवी पे कर लेंगे और बात खत्म हो जाएगी, पोस्टिंग से काम चल जाएगा आपका। लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो तो मजबूरन ये सेकंड एंट्री किस अमाउंट पे होती है? किस अमाउंट पे होती है? वहाँ क्या लिखा हुआ था कल वाली एंट्री के नीचे? एट डब्ल्यूडीवी। अब यही छोटी छोटी चीज़ें बस सही फाइनल करने वाली हैं। किस केस में डब्ल्यूडीवी पे किया करेंगे और किस केस में कॉस्ट पे किया करेंगे? प्लीज बोल दे कोई। एसेट अकाउंट अगर डब्ल्यूडीवी पे है तो डब्ल्यूडीवी पे करेंगे, और एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट पे है तो सेकंड एंट्री। अच्छा, सेकंड एंट्री के हेड सेम है, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट, लेकिन
एट कॉस्ट ये फिलहाल एंट्री हो रही है। बात ख़त्म नहीं हुई है, एक मसला अभी और रहता है, वो मैं बताता हूँ। पहले ज़रा अगर आप भी यहाँ तक कंप्लीट करना ज़रा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ यहाँ तक क्लियर है? वाई एट WDV एंड वाई आज कॉस्ट। अगर ये एंट्रीज लिख रही हैं तो इन दो एंट्रीज को ज़रा डिस्पोजल अकाउंट में खुद से ट्रांसफर करा दो, और पोस्टिंग एरर प्लीज़ नहीं। एसेट अकाउंट जो ऊपर बनाया उसमें बाद में ट्रांसफर कर लेते हैं, सिर्फ इन एंट्रीज को देख के डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करें ज़रा। जी कैश डिस्पोजल अकाउंट में 18 लाख क्रेडिट साइड पे, 25 लाख डिस्पोजल अकाउंट में मशीनरी के रेफरेंस से डेबिट साइड पे। डेफिनेटली कैश का लेजर भी होगा, मशीनरी का भी है, वो हम अभी फाइनल करते हैं। एनी कंफ्यूजन इन दिस पोस्टिंग? एनी कंफ्यूजन इन दिस पोस्टिंग? चलिए आप डिस्पोजल अकाउंट गौर से देखें। ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि इसमें गेन या लॉस कैलकुलेट हो, लेकिन गेन लॉस तभी कैलकुलेट हो सकेगा अगर कैश का कंपैरिजन WDV से हो। फिलहाल सिर्फ कौन सी दो फिगर्स आई हैं यहाँ? कॉस्ट और कैश की फिगर सामने आ गई है, तो क्या लेजर बैलेंस कर दें? क्या प्रॉब्लम है फिलहाल? अच्छा एक सेकंड, जरा जहनी तौर पे इस वक्त बैलेंस करें जरा जहन में। सर अकाउंटेंट है सर, इतना भी मसला नहीं सर। 7 लाख डेबिट बैलेंस आ रहा है। वो गलती से ठीक हो गया है। 7 लाख क्रेडिट साइड पे आ रहा है, अब भी ठीक हो गया सर, गलती से ठीक हो गया। क्रेडिट साइड पे डेबिट बैलेंस ही आएगा नहीं, तो लॉस 7 लाख ही तो है? अगर एज इट इज बैलेंस कर देंगे तो 7 लाख का डेबिट बैलेंस लॉस बन रहा है। नहीं बन रहा है सर, बन रहा है सर, प्लीज यार सर। 25 लाख माइनस 18 लाख यार। लेकिन क्या ये सही बन रहा है या गलत बन रहा है? गलत इसलिए बेटा बन रहा है क्योंकि हमारा कंपैरिजन ही ठीक नहीं है। हम तो कॉस्ट और कैश के कंपैरिजन से लेजर बैलेंस करना चाह रहे हैं, हालांकि असूलन किसका कंपैरिजन होना चाहिए? WDV और कैश का। तो अभी क्या रहता है, ये मेरे से वर्ड सुने। अभी हमने इस कॉस्ट को WDV बनाना है। क्या बोला मैंने? कॉस्ट को WDV बनाना है। तो बोर्ड पे जरा देखें, मेरा तो ख्याल इस तरह बना देता हूँ, काट के 2120 लिख देता हूँ। नहीं यार कमाल है। लेकिन क्या काटने के अलावा भी कोई तरीका है? कॉस्ट से WDV बनाने का काटने के अलावा भी कोई तरीका है सर? क्या तरीका है सर? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो WDV बन जाएगी। वर्ड्स प्लीज क्लियर रखिएगा, प्लीज बार बार कोशिश करूंगा कि सेम शायद रिपीट कर रहा हूं। कॉस्ट आ गई है, इसे अगर WDV बनाना है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं। जरा बोर्ड पे देखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी चलो पहले ढूंढ के बताएं कितनी? 3,80,000। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर इस 25 लाख में से मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है तो डेबिट साइड पे लिख देता हूँ। जाने दें यार, और क्या करूँ यार। ये फिगर ऐड हो जाएगी या लेस हो जाएगी? तो क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड होनी है लेस होनी है? तो कॉस्ट डेबिट साइड पे है,
तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को लेस करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिख दूं सर? लेकिन आपको पता है बेटा, गौर से ज़रा देखें प्लीज़, लिखने की जल्दी बहुत करते हैं आप लोग। आपको ये पता है कि ये मैं क्रेडिट साइड पे अगर लिखूं तो ये एक एंट्री बना रहा हूं मैं। प्लीज़ मेरे रेफरेंसेस देख के एंट्री बता सकते हैं आप सर? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस थर्ड एंट्री? तो नहीं, इस वक्त इस एंट्री का मकसद टू कन्वर्ट द कॉस्ट इनटू डब्ल्यूडीवी। इस एंट्री को इसलिए किया गया ताकि जो हमारी 25 लाख कॉस्ट है वो 3,80,000 से नेट ऑफ होकर डब्ल्यूडीवी बन जाए, और फिर कॉस्ट के कैश के कंपैरिजन से इंशाल्लाह आपका सही गेन या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। मुझे आपने ये बताना, जरा पिछला कल वाला डिस्पोजल अकाउंट देखें प्लीज, देखें वहां तो इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही सर? क्यों नहीं आ रही सर? वहां ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी बनी हुई है, तो ये वाली फिगर आपको कब नजर आया करेगी? जब सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। इन अदर वर्ड्स, अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है तो फिर डिस्पोजल अकाउंट में 3 एंट्रीज के इफेक्ट आएंगे। नंबर 1 ढूंढ के नीचे बताएं कौन सी एंट्री है? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। नंबर 2, और फिर एक तीसरी एंट्री भी करनी पड़ेगी, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। सबको क्लियर है प्लीज? आइए नीचे जरा एंट्री भी लिख लें, उसको फिर बाद में पोस्ट भी करते हैं। आप पहले एंट्री लिख लें, बाद में पोस्ट की जाएगी। जी ये एंट्री जरा बता देंगे क्या लिखी हुई है? रेफरेंस ऑपोजिट होता है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा और ऑपोजिट रेफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो अगर आप डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हो और एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है, तो सेकंड एंट्री जो एसेट वाली है कॉस्ट पे होने की वजह से आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है प्लीज? अब डिस्पोजल अकाउंट जरा इंडिविजुअली बैलेंस करें, पोस्टिंग कर लें अगर फिगर आएगी थी तो, और डिस्पोजल अकाउंट को जरा बैलेंस करके चेक करें क्या अब सही लॉस बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ रहा। लॉस कैलकुलेट हो गया हुआ है, वो हमें पता है कि 3,20,000 है, लेकिन अब उसकी हम अकाउंटिंग एंट्रीज लेजर वगैरह में पोस्ट करके ज़रा बनाना चाह रहे हैं। एनी कन्फ्यूजन प्लीज सर? चलिए बैलेंस कर रहे हैं जी, अब आप इंडिविजुअली लिखें फिर मैं भी लिखता हूँ। ये मूविंग एक जो एलसीडी लगी होती थी यहाँ दरम्यान में, उधर जैन मेरे याद तो ना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया आपका? जी कैसे बैलेंस करूं जी? पहले किस साइड पे आ रहा है? ये तो पता होगा यार, जिससे मर्जी लिख दूं या हायर साइड पे लिखते हैं? पहले कौन सी साइड हायर साइड है? इस वक्त डेबिट साइड हायर साइड है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 3,20,000 किस तरफ आ रहा है? इसके साथ बताएं क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन साथ थोड़ा सा चलें ये मेंशन करने के ये लॉस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है। क्रेडिट बैलेंस अगर होगा डेबिट साइड पे तो गेन है, और डेबिट बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पे होगा तो लॉस ऑन डिस्पोजल है। एनी कंफ्यूजन प्लीज? इसका सीडी क्यों नहीं लिख रहा? ब्रॉट डाउन बैलेंसेस किन हेड्स के होते हैं? जरा मेरी तरफ देख के दोबारा रिपीट कर दें। एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी, कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हेड्स होते हैं जी। एनी कंफ्यूजन जी फाइनली? तो अगर मैं कभी आपसे कहूं कि डिस्पोजल अकाउंट बनाएं, लेट्स अज्यूम, तो इससे पहले आप बनाएं आपको मुझसे एक सवाल करना चाहिए कि क्या एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है या कॉस्ट पे है, क्योंकि तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके जहन में डिस्पोजल की 3 एंट्रीज आनी है या आपके जहन में डिस्पोजल की 2 एंट्रीज आनी चाहिए। ठीक हो गया प्लीज? अब इस तरह करें, ये जो एंट्रीज हुई हैं
इन एंट्रीज की बेस पे ऊपर जो थोड़ा सा हम एक मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर बना रहे थे, कोई होनी है पोस्टिंग? ज़रा जो नीचे 3 एंट्रीज आपने लिखी हुई हैं इनको, उनके ज़रा अगर इफेक्ट्स मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट में भी पूरे हो जाए, ज़रा इंडिविजुअली करें, फिर बाद में वैसे मैच करिएगा। मेरे सामने आपके सामने एंट्रीज हैं, मेरी ज़रा एंट्रीज नीचे चली गई हैं। आप नीचे वाली जो 3 एंट्रीज हैं उनमें से मशीनरी का इफेक्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर का इफेक्ट ज़रा काइंडली पोस्ट करते नजर आए ज़रा। और पोस्टिंग एरर नहीं प्लीज़। यकीनन कैश का भी कोई लेजर होना चाहिए, लेकिन चले उसकी ज़रूरत नहीं है। एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट में किन रेफरेंसेस से और किन फिगर्स से पोस्टिंग होनी है ज़रा कर लें। डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, accumulated depreciation debit and disposal credit। जी मशीनरी के लेजर में 25 लाख क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में किस रेफरेंस से कितनी अमाउंट किधर आएगी? प्रपोजल के रेफरेंस से डेबिट साइड पे 3,80,000 आ जाएगा, ठीक है प्लीज। क्या ये एसेट बेच दिया है? तो देन इस एसेट से रिलेटेड जो लेजर्स हैं उनका बैलेंस करें ज़रा, ज़ीरो होना चाहिए। जब एसेट ही हमारी बुक्स में नहीं रहा तो फिर उसका एसेट का बैलेंस हमारी बुक से निकल जाना चाहिए, ठीक है प्लीज। सीडी बैलेंसेस खत्म हो जाएंगे, बस टोटल हो जाएगा। चलें जी आगे। एनी कंफ्यूजन द पोस्टिंग? व्हाट इज द फाइनल बैलेंस ऑफ मशीनरी? व्हाट इज द फाइनल बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? एसेट बेटा बेच दी है, उसकी जगह जो कैश आया उसकी बेस पे हमने लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल लिया, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। जी चलो फिर आगे जी। दोबारा एक सेकंड, बस एक आखिरी छोटी सी चीज़, फिर ये जो कल से लेके अभी तक डिस्कशन हुई है मैं आपको एक पेज पे इकट्ठी करवाता हूँ। ये कल वाली ज़रा डिस्कशन दोबारा निकालें। कल हमने गेन लॉस 2 तरह से कैलकुलेट की है, डिस्पोजल अकाउंट भी बनाया था और एक कंपाउंड एंट्री भी की थी। इस वक्त मैंने आपके सामने सेपरेट लेजर सिचुएशन में, सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की सिचुएशन में डिस्पोजल अकाउंट तो बना दिया है, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड ही ना हो तो नेक्स्ट एक हेडिंग लिखें। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात होने लगी है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बन रहा है, लेकिन एग्जामिनर ने लेजर्स रिक्वायर नहीं किए। तो इफ सपोज इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, if ledgers are not required, ये बात समझ आ रही है? क्या हो रही है? क्या हो रही है? क्या हो रही है? हमें क्या, हम तो देख के लिखी जा रही है कि खुदा ना खासा ये सिचुएशन तो नहीं है जी। क्या बात हो रही है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग है। ये क्वेश्चन से हमें पता चला कि एसेट अकाउंट अलग होगा और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग होगा, लेकिन एग्जामिनर ने जो रिक्वायरमेंट लिखी है उसमें लेजर्स रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो क्या कंपाउंड एंट्री हो सकती है? तो कंपाउंड एंट्री का बड़ा तरीका क्या होना चाहिए? कोई नई बात नहीं है, अपनी जो 3 एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी हैं उस पर फोकस करें। अगर इन 3 एंट्रीज में से
डिस्पोजल वर्ड खत्म कर दिया जाए। तो अभी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एंट्री के अंदर लॉस कैलकुलेट हो जाए। कौन से मेन हेड्स हैं जी? एक कैश का हेड है, सिर्फ क्या छोड़ दें, एक दूसरा हेड है मशीनरी का, और एक तीसरा मेन हेड क्या है? कैश डेबिट हो रहा है, मशीनरी क्रेडिट हो रही है, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी डेबिट हो रही है। सिर्फ क्या किया मैंने? प्लीज क्या किया सर मैंने? फिगर्स लिखवा दें मुझे, कैश कितना है प्लीज, कैश कितना है, मशीनरी कितनी है? 25 लाख। क्या ये मशीनरी कॉस्ट पे ही क्रेडिट होनी है? क्योंकि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की फिगर बता दें। 3 लाख। कैलकुलेटर उठा लें, पहले मेरी इधर एंट्री बैलेंस करवा दें। किन अमाउंट्स में कितना डिफरेंस आ गया सर? सर प्लीज बैलेंस करना है यार। क्या डेबिट्स ज्यादा है या क्रेडिट्स ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। डेबिट्स कितने कम है? 3,20,000 किस तरफ लिखूंगा तो एंट्री बैलेंस हो जाएगी? तो ये डेबिट अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये क्या है? लॉस ऑन डिस्पोजल है, जो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये वाली एंट्री कब जहन में लाया करेंगे? और अगर डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बनाना है तो फिर डिस्पोजल वर्ड्स लिख के एंट्री बना लिया करेंगे। एक आखिरी चीज छोटी जरा सुन लें, अगर आप डिस्पोजल वर्ड्स नहीं लगाएंगे, जो मैंने नहीं लगाए, तो आपकी एंट्री के अंदर ही गेन या लॉस आ जाएगा। और अगर डिस्पोजल वर्ड लगा लेंगे एंट्री करते हुए तो फिर डिस्पोजल अकाउंट के लेजर के अंदर गेन या लॉस कैलकुलेट होगा। नहीं समझ आया? रिपीट करें, नंबर 1 क्या बोला मैंने? अगर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट क्रेडिट वर्ड्स नहीं लिखेंगे एंट्री में तो एंट्री बैलेंस करने से ही गेन या लॉस आ जाएगा। और अगर एंट्रीज में डिस्पोजल अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर लेंगे तो फिर पहले डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा, तो उसमें गेन लॉस इंशाल्लाह कैलकुलेट हो जाएगा। दोनों वेज हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लिया करेंगे। लिख लें जी प्लीज। जी लास्ट लाइन्स तक ओके जी प्लीज? एनी कंफ्यूजन? अगर डेबिट अमाउंट आ जाए तो लॉस है, क्रेडिट अमाउंट आ जाए तो गेन है। क्रेडिट्स गेन है, लॉस डेबिट्स, डेबिट फिगर लॉस है, क्रेडिट्स गेन है। कौन से? नहीं सर, कैश बेटा आपको पता है, एसेट की कॉस्ट भी पता है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी पता है। क्या ये तीनों फिगर्स ऑलरेडी हमारे पास है नहीं अगर हम डिस्पोजल अकाउंट ना भी बनाए? 18 लाख का बेचा है, हमारा मशीनरी का लेजर कह रहा है कि 25 लाख की मशीन है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में 3,80,000 एक्यूमुलेट हुआ हुआ और उसको लिख के बैलेंस कर लिया। क्या ख्याल है? ये तो मैंने आपको सिर्फ आइडिया देने की कोशिश की है कि वो डिस्पोजल वाली एंट्री देख के ये करना है, वरना ज़रूरी तो नहीं है। अच्छा, ये वाली एंट्री देख के क्या डिस्पोजल अकाउंट वाली एंट्रीज भी हो सकती हैं? सर 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 सर, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट। फिर लॉस वाली एंट्री नहीं करेंगे आप, लॉस फिर लेजर के अंदर जाएगा। तो वो तो इसको देखेंगे तो उधर जा सकते हैं, उसको देखेंगे इधर आ सकते हैं, वरना मेन 3 हेड्स हैं, कैश है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है और एसेट है। अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो 2 मेन हेड्स हैं। अच्छा, ये वाली एंट्री हमने कल भी की थी इस तरह की, जरा 1 मिनट होने, उसमें सिर्फ 2 मेन हेड्स हैं, कैश और एसेट WDV पे। यहाँ क्योंकि एसेट कॉस्ट पे है इसलिए बीच में फिर एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ रही है ताकि एसेट को नेट ऑफ किया जा सके WDV बनाने के लिए। ठीक है? नहीं, जब लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं हो, नहीं, जब क्वेश्चन देखेंगे वो मैं भी बताता हूँ। समटाइम्स आप देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा होगा प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स, इसका मतलब लेजर्स रिक्वायर्ड है। समटाइम्स लिखा होगा प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, इट मीन्स रिक्वायर्ड नहीं, लेजर रिक्वायर्ड नहीं है, फिर हम ये वाली एंट्रीज में लाएंगे। तो टेंशन ना लें, इंशाल्लाह जब क्वेश्चन सामने आएंगे तो मैं रिलेट करूँगा, आपसे पूछूंगा बताएं अब क्या करूँ, अब क्या करूँ।
नहीं अप नहीं बेटा, ये डेबिट होके कम हो रही है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस केस में बेटा डेबिट होके कम हो रही है, नहीं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होके बढ़ती है, डेबिट होके कम हो रही है। तो असल में क्या हो रहा है, असल में ये इकट्ठा देखेंगे तो फिर बात सही समझ आएगी। कैलकुलेटर पकड़ा हुआ, ये दो फिगर जरा नेट ऑफ करके आपने मुझे बताना है कि किधर डिफरेंस आ, ये किधर है, ये डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। एक मिनट डिफरेंस ले जरा, 21,20,000 क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है? हिम्मत जो है ना, हिम्मत 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 25 लाख क्रेडिट हो रहा है, 3,80,000 डेबिट हो रहा है, नेट ऑफ करके 21,20,000 क्रेडिट हो रहा है, विच मीन्स एसेट कम हो रहा है। मेरा अकेले का नहीं क्रेडिट हो रहा यार प्लीज, 25 लाख से एसेट क्रेडिट हो रहा है सर। चले एक और एंगल से हिम्मत करें, अब जो बात हुई है 3,80,000 दोबारा ढूंढना जरा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रही है कम हो रही है? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के कम होने से एसेट बढ़ रहा है, कोई नहीं टेंशन ना लें। एसेट कम कितने से हो रहा है? 25 लाख से, क्रेडिट हो रहा है। एसेट कितने से कम हो रहा है? छोड़ दें 2,80,000 को, छोड़ 3,80,000 छोड़ दें, 25 लाख से कम हो रहा है। इसे कम होना कितने से चाहिए? 21,20,000 से। वो क्यों? डब्ल्यूडीवी तो वही है ना, है तो हमारी बुक्स में तो 21,20,000 का रह गया, तो इसे असूलन क्रेडिट होना चाहिए 21,20,000 से, लेकिन लेजर से लाता है तो हमने फिलहाल 25 लाख मीन ज्यादा क्रेडिट कर लिया है। तो जितना ज्यादा क्रेडिट किया है उतना ही डेबिट करके नेट कर लिया। अब एक दफा दोबारा ट्राई करेगा, जो मैंने पहले करने की कोशिश की थी लेकिन मैं अकेला ही रह गया। 3,80,000 से क्या हो रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो, नहीं अभी साथ वाला नहीं, साथ वाला नहीं, अपना अपना मेरे साथ ये 3,80,000 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा पहले ये फैसला कर लें कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होकर बढ़ती है या डेबिट होकर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लिंक है एसेट से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रही है और एसेट कम हो रहा है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आप क्रेडिट कर रहे हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ के एसेट कम हो रहा है, यहां तक ठीक है। अब यहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम होके एसेट यकीनन बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमने ज्यादा से कम किया हुआ, 25 लाख से कम किया हुआ है, हालांकि इसे 21,20,000 से कम होना चाहिए। तो जितने से ये ज्यादा कम है उतने से आप बढ़ा लें, करो नहीं यार। 25 लाख से क्रेडिट होना चाहिए था या 21,20,000 से? मैंने कितने से किया हुआ? मैंने ज्यादा क्रेडिट किया हुआ। इधर इधर इधर, अभी उधर नहीं। एसेट कहाँ है इस सारी स्टोरी में? इस वक्त एसेट सीधा कहाँ नजर आ रहा है? ये 25 लाख। तो मैंने फिलहाल अगर क्रेडिट्स को देखूं तो 25 लाख से क्रेडिट हो गया, हालांकि इसे 21,20,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। तो वो ठीक कैसे किया मैंने? 3,80,000 से क्या डेबिट करके? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम करके एसेट बढ़ा ली। और 25 लाख से बेटा क्रेडिट हो रहा है और 3,80,000 से डेबिट हो रहा है। इन अदर वर्ड्स 21,20,000 से ही क्रेडिट हो रहा है। डेबिट क्रेडिट आपस में नेट होगा ना ये, तो क्रेडिट 25 लाख है, डेबिट 3,80,000 है। ये अगर नेट ऑफ हो जाए तो 21,20,000 ही नेट क्रेडिट रह जाएगा। मतलब ये कर सकता हूँ, चलें इस तरह कर लेता हूँ, इसकी और इसकी जगह 21,20,000 क्रेडिट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। आप बताएं किया क्यों नहीं मैंने? क्योंकि अब मजबूरी ये है कि लेजर ज़्यादा बने हुए हैं, तो कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है।
हम एसेट को पूरी कॉस्ट से क्रेडिट कर लेते हैं और जितने से वो ज़्यादा क्रेडिट हुआ है उतना ही एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र कर देंगे या उतना ही एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को रिवर्स कर देंगे। आप ठीक है प्लीज़? भाई को समझा रहे थे या भाई का सवाल था? नहीं, आप साथ वाले से भी कोई डिस्कशन कर रहे थे ना? नहीं, आप क्लियर है? नहीं, आपका तो इशू तो नहीं है? नहीं, आप क्लियर हो गया? एनी अदर कन्फ्यूजन जी प्लीज़? चलिए, अब ये जो डिस्कशन हुई है इसकी मैं ज़रा एक समराइज फॉर्म में आपको लिखवाना चाह रहा हूँ और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सा एक पेज बन जाएगा जिसकी शायद अगले टॉपिक्स में भी जाके मैंने आपको ये पेज दिखाया करना है। तो अगर तो हाफ या उससे ज़्यादा पेज है फिर तो ठीक है, वरना फिर बेहतर रहेगा कि ज़रा साफ़ सुथरा किसी अगर नए पेज पे बन जाए। अगर तो स्पेस है, मुझे नज़र आ रही है आधा पेज है या आधे से ज़्यादा, तो फिर ऐसे वेस्ट ना करें, लेकिन अगर थोड़ा सा रह गया तो प्लीज़ बेहतर है कि किसी नेक्स्ट पेज पे आ जाए। जो हुआ है उसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। समरी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। ये फुरकान तो पेज अब फाइनल पेज ये अब इस पेज पे हेडिंग बना के ज़रा सेंटर में पेज के लाइन लगा लें, लेफ्ट साइड पे लिख लें, पहले हमने क्या डिस्कस किया था, इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और ऑपोजिट साइड पे लिख लें इफ सेपरेट लेजर ऑफ ये हो गई हेडिंग्स। दैन ज़रा थोड़ा सा सुन लें, मैं चाह रहा हूँ कि जो बात हुई वो सारी अब समराइज हो जाए। इसमें बेटा दो पॉसिबिलिटीज़ मैं बनाऊंगा, दोनों तरफ सुन लें पहले। इफ ledgers are not required, पहले मैं लेफ्ट और राइट साइड पे वो एंट्रीज आपसे कहूँगा ढूंढ के बताएं कि जो हम करेंगे जो लेजर्स अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो ज़रा थोड़ा सा अगर ढूंढ दें, कोई नहीं, आपके लिए फिर डेफिनेट एक सेकंड पॉइंट बनाऊंगा इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। तो ज़रा आपसे रिक्वेस्ट है ज़रा ढूंढ देंगे मुझे कि अगर नो सेपरेट लेजर है और सेपरेट लेजर है तो और लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे? लेफ्ट साइड देख के ज़रा बताएं, कहीं से ढूंढ के बताएं। हाँ जी, अगर लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर कंपाउंड एंट्री जहन में आनी चाहिए। कैश डेबिट करेंगे, अच्छा मैं फिगर्स की बात नहीं कर रहा, फिगर्स जो भी होंगी, जो सेल प्रोसीड्स हैं उससे कैश डेबिट कर लेंगे। एसेट क्रेडिट करेंगे, लेकिन एसेट किस अमाउंट पे क्रेडिट करेंगे, ये कल बहस हुई थी। WDV पे करेंगे, अच्छा किस दिन की, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या किसी भी दिन, अब WDV तो कहते हैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, क्या पिछले सालों की WDV, अगले सालों की WDV, हाँ डिस्पोजल डेट की WDV। तो थोड़ा सा मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं, एसेट किस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे एट WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। ठहर जाए आपके लिए टेंशन ना लें। और ये दो मेन चीजें ढूंढ के, कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट एट WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, इस एंट्री को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंसिंग बैलेंस विल बी गेन और लॉस। कब गेन कब लॉस? डेबिट अमाउंट आ जाएगी तो लॉस है, क्रेडिट अमाउंट आएगी तो गेन है। प्लीज कोई नई बात, एक सेकंड राइट साइड पे जरा करवाएं। अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होगा तो कैश एज इट इज डेबिट होगा। हाँ जी, नहीं बेटा डिस्पोजल अभी नहीं,
लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। कंपाउंड एंट्री जो शायद अभी की है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस दिन तक की होनी चाहिए? अब ये भी ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल है। ये 3,80,000 ढूंढने जरा पीछे तरफ दोबारा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो 2 लाख भी थी, एक लेजर में 2 लाख भी तो एक्यूमुलेटेड ही था ना पहले साल के एंड पे। तो 3,80,000 हमने लिए, तो इट मीन्स वंस अगेन डिस्पोजल डेट तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेनी। तो एट अमाउंट अप टू डिस्पोजल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये एंट्री किस अमाउंट से होगी? एट अमाउंट अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल। जी एसेट क्रेडिट करेंगे, लेकिन एसेट किस अमाउंट पे क्रेडिट करेंगे? कॉस्ट पे। अच्छा, कॉस्ट किस दिन की कॉस्ट? नहीं, उसमें इस तरह के वर्ड नहीं, कॉस्ट वही है जो डिस्पोजल डेट पे भी है। 25 लाख के खरीदा था और 25 लाख की, तो इसको ऐसा ये कहना कि डिस्पोजल डेट की कॉस्ट, इसकी कोई सेंस नहीं है। और वंस अगेन बैलेंस विल बी गेन और लॉस। लिख लें जी। ये बैलेंस मैंने वर्ड लिखा, बैलेंस की बजाय डिफरेंस लिखना था। बैलेंस अगर किसी ने लिख लिया तो काइंडली तरह सही करना। बैलेंस से कहीं अब सीडी बैलेंस की तरफ ना निकलना। डिफरेंस विल बी गेन और लॉस। एनी कंफ्यूजन प्लीज? यहां तक एक लाइन लगा लें, चलो यही लास्ट लाइन तक लिख लिया। लिख लें। ये शम्स साहब जो हमने कल और आज डिस्कस किया था, मैं वो चाह रहा था कि ज़रा एंट्रीज एक दफ़ा किसी कम एक ही पेज पे ज़रा इकट्ठी हो जाए। तो अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो एसेट को WDV पे क्रेडिट करके कैश से कंपैरिजन कर लेंगे, और अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो कॉस्ट पे क्रेडिट करके एसेट को, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिला के कैश से कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है तुषार? अच्छा, वैसे तो मैं एक शायद फर्स्ट क्लास में भी कहा था, कल भी शायद कहा और नहीं कहा, तो दोबारा रिपीट करता हूँ। किसी भी वजह से अगर कभी आपकी क्लास मिस हो जाए तो इस चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप पिछली क्लास आपकी मिस है और आप आगे चल पड़ें। कुछ पिछली बातें बीच में हो तो जाती हैं, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से कल हुई होंगी वो डेफिनेटली आज उस तरह से रिपीट नहीं हो पा रही हैं। तो अगर किसी वजह से भी, पहले तो काइंडली कोशिश करें कि आपकी क्लासेस रेगुलरली हों, और अगर किसी वजह से भी कोई क्लास आपकी मिस हुई है तो उसे कवर करना ज़रूरी है। ठीक है प्लीज़? आप तो वैसे थे सारे मेरा ख्याल है कल। एक दो साहिबान ज़रा मुझे काफ़ी गुस्से से घूर रहे थे, तो मुझे ज़रा ये बात इसलिए याद आई है कि ये क्या अकेला ही लगा हुआ है एसेट अकाउंट WDV और कॉस्ट। जी सर, चले आए इस पेज को कंप्लीट कर लें। सेकंड पॉइंट बनाएंगे, क्या बनाऊंगा आप? मैं इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड हर चीज़ आपस में लिंक्ड होती है, तो सही तरह से अगर कॉन्सेप्ट हर चीज़ के क्लियर ना हो तो आगे भी प्रॉब्लम रहती है। ये डिस्पोजल तो शायद ही कोई टॉपिक ऐसा हो आगे जिसमें ना आए। इफ ledgers are required और लेफ्ट साइड नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, हेल्प मी। क्या एंट्री करूं?
अब मेरा ख्याल इंडिविजुअली ट्राई करें, बगैर पिछले पेजेस पे जाए हुए, अगर देखना भी तो ऊपर वाली एंट्रीज देख लें। अब मुझे शायद अपने डिस्पोजल वर्ड बीच में लगवाना है, तो पहली एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, disposal account debit and asset account credit, once again at WDV on the date of disposal। कर लें कंप्लीट। अब बोर्ड से देख के जो आप लिख रहे हैं ज्यादा वैसे इस वक्त, पहले कैश का सी देखा, फिर ए देखा, फिर एस देखा, फिर दो क्रॉसेस देखे, पहला क्रॉस देखा, दूसरा देखा, फिर नीचे वाले दो देखे। जी ऑपोजिट साइड पे इसी तरतीब में लिखवाएंगे जरा। पहली एंट्री रिमेन सेम से, फर्स्ट एंट्री रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट एज वेल। अब इस तरह भी जरा ज़हन में रखना है ताकि राइट टाइम पे चीज़ें याद आ सकें। कैश की एंट्री रिमेन सेम, दूसरी एंट्री रिमेन सेम, एंट्री के हेड्स रिमेन सेम। मेरा ख्याल चले जिस तरतीब में लिखा था वह डेफिनेटली ऊपर नीचे होने में मसला नहीं है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट, एंट्री रिमेन सेम, लेकिन अमाउंट कौन सी होगी अब? एट कॉस्ट। और ये दूसरी एंट्री कॉस्ट पे होने की वजह से फिर एक थर्ड एंट्री बनेगी जो लेफ्ट साइड पे नहीं होगी, उसको वैसे ही क्रॉस करके बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ दो ही हैं। ऑपोजिट साइड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ओके है प्लीज? और किस दिन तक की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? उसी तरह जो ऊपर वर्ड्स लिखे थे यहाँ भी लिख लें, एट अमाउंट अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। ये फुरकान जरा पेज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बुक का पता की बुक। जी ये नोट हो गया सबका? ये एक पेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, जरा कंडी एक एक लेके पीछे जरा दे दें, एक एक ले लें पेज। अगर एक्स्ट्रा पेज बेटा हो तो पीछे देते रहिएगा। मैं अगर कोई रहेगा तो मैं एक मिनट पहुंचाता हूँ। इस तरह रहने दें, जरा दे दें एक्स्ट्रा, वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़े से ज़्यादा दे दें। एक्स्ट्रा पेजेस अगर बेटा कहीं रह जाए तो कंडी पीछे देते रहिएगा। ये बुक मेरा ख्याल है इंशाल्लाह बस एक आध दिन तक अवेलेबल हो जाएगी, तो मीन वाइल ज़रा ये एक दो दिन ज़रा इस पेज से ज़रा हेल्प ले लेते हैं। ये कोई रह गया अगर आगे तो बता दीजिएगा ज़रा, जिनके पास पेज ना आया हो। उस तरफ भी ये इधर भी है, ये पीछे दे देंगे। कहीं अगर एक्स्ट्रा भी है तो फिर रिटर्न कर दें ज़रा। कोई रह गया हो आगे, जिनके पास ये आगे पेज ना हो तो पीछे फिर काम करें। एक मिनट दिखाइए, एक मिनट।
ये मैं खोलूं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप जरा मेरे साथ रहिएगा, ये जरा ऑनलाइन भी जरा शेयर कर दीजिएगा, बल्कि जो आप पूरा चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे। सबके पास पेज आ गया जी प्लीज। ये कोई लिख तो नहीं रहा था बोर्ड पे जो था? एंट्रीज कंप्लीट हो गई, एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे। आवाजें खत्म कर दें प्लीज। प्लीज स्टार्ट रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे जरा। मिल गया? स्टार्ट से थोड़ा सा नीचे है। एक एक वर्ड गौर से सुने, सोच के समझ के क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। द मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट अंडरलाइन करें, एट कॉस्ट ऑफ अ फर्म सिंपली मीन्स को बिजनेस समझ लें। फॉर द 3 years एंडेड 31st December 2024 appears as follows. प्लीज एक मशीनरी का लेजर कॉस्ट पे 3 सालों का बना हुआ आपके सामने है। जरा लेजर पढ़े नीचे। मशीनरी का लेजर है, 2012 के साल से शुरू हो रहा है। 1 जनवरी डेट है, 1 जनवरी 2012। 2 कैश आगे लिखा हुआ है। नंबर 1 मीन सपोज मशीनरी नंबर 1 है। 50,000 की एंट्री हुई भी है। मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, और ऑपोजिट साइड देखें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं लग रही, तो 31 दिसंबर पे क्लोजिंग बैलेंस भी 50,000 एज इट इज़ हो गया है, टोटल कर दिया गया है। 2012 का लेजर जो हमने अभी देखा इसमें ब्रॉड डाउन नहीं है सर, ऐसे ही है सर? मे बी शायद फर्स्ट ईयर होगा। तो एक ही एसेट आया, वही क्लोजिंग बन गया। क्योंकि ये लेजर कॉस्ट पे बना हुआ है इसलिए यहाँ आपको डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे नज़र नहीं आ रही। फर्स्ट ईयर के एंड पे जो कैरी डाउन था वो ऑब्वियसली 2013 के स्टार्ट पे ब्रॉड डाउन बना। मिल रहा है सब कुछ? फिर 1 जुलाई 2013 वाले दिन एक मशीनरी नंबर 2 परचेज शायद हुई है। मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 20,000 की, और 2 साल बाद सीडी बैलेंस 70,000 हो गया। सबको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? जिस तरह शायद हम बना रहे थे। फिर ये क्लोजिंग बैलेंस 70,000 नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बना। फिर एक और परचेज हुई 1 जुलाई 2014 को, और 15,000 की मशीनरी आने के बाद टोटल क्लोजिंग बैलेंस 85,000 हो गया 2014 के एंड पे। तो 3 साल का आपको एक लेजर मशीनरी का गिवन है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू बेसिस अंडरलाइन करना है। इट इज सिंपली अनदर नेम ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एब्रीविएशन के तौर पे कम से कम RBM लिख लें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिमिनिशिंग वैल्यू बेसिस या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो जाता है। दोबारा सेंटेंस शुरू करें। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड was accumulated in, अंडरलाइन करें जरा वर्ड्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से परेशान ना होइएगा, नीचे थोड़ा सा है, रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट है, ढूंढने जरा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर ही। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सिंपली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही का एक नाम है। अब नॉर्मली तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही वर्ड यूज़ करते हैं और वही करेंगे, लेकिन अगर एग्जामिनर कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह दे तो ऐसा सच परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये किस लेजर ही को कहा जा रहा है। जिस तरह थोड़ा सा अगर आप लिंक करना चाहें तो एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी होती है, लेकिन उसी को अलाउंस भी कहते हैं। अलाउंस भी वर्ड है और प्रोविजन भी है। तो बहरहाल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिंपली मीन्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिंपली मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, हम यही वर्ड यूज़ कर लेंगे, लेकिन यहाँ इसलिए लिखा हुआ कि अगर कभी सामने आ जाए तो उसे परेशान ना हो। तो दोबारा ये सेम सेंटेंस देखें। डेप्रिसिएशन रेट है 20% और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और एसेट अकाउंट डेफिनेटली कॉस्ट पे है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलहदा लेजर बन जाएगा अगर ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट लाइन। ऑन 1 अक्टूबर 2015, ऊपर 2014 तक का डाटा था लेजर में, अब 2015 1 अक्टूबर का था। मशीनरी नंबर 2 ज़रा ढूंढने कहीं लेजर के अंदर।
कितने की आई थी? कब आई थी, डेट बताएं जरा। 1 जुलाई 13 की बात हो रही है, लेकिन 1 अक्टूबर 15 पे क्या हुआ? मशीन नंबर 2 वॉज डैमेज्ड एंड हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 25,000। मशीनरी नंबर 2 डैमेज हुई और उसकी जगह फिर एक नई मशीनरी 25,000 के अगेंस्ट रिप्लेस किया गया है। किस दिन ये काम हुआ? 1 अक्टूबर 15 को। क्या ये मशीन नंबर 2 1 जुलाई 13 से लेके 1 अक्टूबर 15 तक पहले यूज हुई है, फिर इसके डैमेज हुए है। लास्ट लाइन, द मशीन वॉज इंश्योर्ड, इसका कोई कॉन्सेप्ट है वैसे? मशीन वॉज इंश्योर्ड, एसेट्स की बेटा समटाइम्स इंश्योरेंस करवाई जाती है ताकि अगर वो कोई नुकसान हो जाए तो पूरे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हो जाए। तो मशीन इंश्योर्ड थी एंड द इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹12,400 वॉज रिसीव्ड। तो मशीनरी नंबर 2 डैमेज हुई, लेकिन लग रहा है इस लाइन से कि इंश्योर्ड होने की वजह से कुछ पैसे रिकवर हो गए हैं। मशीनरी की कॉस्ट क्या थी? 20,000। कब से कब तक यूज किया, जरा डेट्स बोलें जरा देख के। 1 जुलाई 13 से लेके 1 अक्टूबर 15 तक, और उसके बाद फिर डैमेज हुई है। डैमेज होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल कुछ ना कुछ मिल गया है और इंश्योरेंस क्लेम की अमाउंट 12,400 दी हुई है। क्या ये डैमेज होने से कंप्लीट लॉस हो गया? बताएंगे कितना लॉस हुआ? क्या मुझे स्ट्रेट अवे इस वक्त बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता, भाई ठीक कह रहा है, वो तो कॉस्ट है। तो क्या उस कॉस्ट को कैश से कंपेयर कर दें? पहले 1 अक्टूबर वाले दिन WDV चाहिए होगी, फिर कंपैरिजन करके देखेंगे कि कोई नेट लॉस हुआ है या कोई एक्स्ट्रा पैसे मिलने से शायद कोई गेन तो नहीं हो गया। तो बात समझ आइए प्लीज मेरी। 1 जुलाई 13 से लेके 1 अक्टूबर 15 तक के तकरीबन 2 साल और कुछ महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, 2 साल 3 महीने बनते हैं बीच में यार, तो हमने यूज़ भी तो किया होगा ना यार। तो क्या जैसी मशीन आई डैमेज हो गई या कुछ अर्सा यूज़ करने के बाद डैमेज हुई है? बहरहाल अभी वर्किंग करते हैं, लेकिन सेकंड लाइन में 1 अक्टूबर वाले दिन फिर दो काम हो रहे हैं। मशीनरी नंबर 2 के हवाले से हम शायद कोई डिस्पोजल की बहस करेंगे और एक नई मशीनरी जो हमने खरीदी है उसकी शायद परचेज की कोई बहस करते होंगे। आ जाए रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट में लिखा है प्रिपेयर 2015, 14 तक की वर्किंग हुई हुई थी, हमसे 15 की वर्किंग करवा रहा है। 3 लेजर्स अंडरलाइन करें ढूंढ के। मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मीन्स, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। क्या लेजर्स रिक्वायर्ड है? सर प्लीज रिक्वायर्ड है सर। और एक लाइन और भी रिक्वायरमेंट के नीचे, ऑल वर्किंग्स टू बी शोन, ये हमेशा एग्जामिनर को दिखानी होती हैं जो भी वर्किंग्स आप कर रहे हैं। और एक सेंटेंस और देख लें, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन टाइम बेसिस। का मतलब क्या हुआ कि हम मंथ्स गिनेंगे, जो एसेट जितने जितना अरसा अकॉर्डिंगली इस्तेमाल हुआ है उतना उतना अरसा उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी चाहिए। ये टाइम बेसिस वगैरह का भी वर्ड सुने आपने? मसलन अगर कोई एसेट पूरा साल यूज़ नहीं हुआ तो क्या इवन देन पूरा साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें? फॉर एग्जाम्पल अगर 31 दिसंबर ईयर एंड है और आपने 1 सितंबर को एसेट खरीदा, तो कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कभी इस तरह किया प्लीज? कभी किया है सर? कभी आप लोगों ने वर्ड सुना फुल ईयर बेसिस? वो क्या होता है? टाइम बेसिस सुना वैसे? जितना अरसा एसेट इस्तेमाल हुआ है अकॉर्डिंगली टाइम गिन लेंगे, और जिस टाइम की जितना टाइम वो यूज़ हुआ होगा उस हिसाब से डेप्रिसिएशन। अगर फुल ईयर वर्ड आपने सुना भी हुआ तो अभी रहने दें, फिर जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बात कर लूँगा। उसमें पूरे साल ही की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट्स इन द ईयर ऑफ परचेज। कोई और फुल ईयर तो नहीं सुना हुआ? चलें जो सुना हो इसी की बात। टाइम बेसिस का पता है सबको? चलें वर्किंग करते हैं। रजिस्टर खोलें। जी क्वेश्चन नंबर 1,
बिजनेस नेम अगर हो तो लिख लेना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है बिजनेस नेम ऐसे तो दिया नहीं हुआ। मेरे साथ साथ रहिएगा, पहला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ज़रा मेरे साथ आपको करने पड़ने हैं, फिर इंशाल्लाह आप इंडिविजुअली भी क्वेश्चन करने की पोजीशन में ज़रूर आ जाएंगे। जी सर, इस तरह कीजिएगा, दो लेजर जैसे 3 बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट। 2 लेजर्स आमने सामने, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। और फिर मेरा ख्याल हाफ पेज रख लीजिएगा, ज़रा खुला खुला पहला सवाल है, और हाफ पेज छोड़ के ज़रा एक डिस्पोजल अकाउंट, मसलन इस तरह से जिस तरह मैं बना रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे एक्यूमुलेटेड सॉरी मशीनरी अकाउंट, ये बन जाता है वैसे रजिस्टर पे जिस तरह मैं बना रहा हूँ, देख लें। लेकिन अगर महसूस हो रहा है कि स्पेस कम होती है तो डेफिनेटली कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ऊपर नीचे बना लें 3 लेजर्स। लेकिन अगर कंफर्टेबल है तो शायद ज़रा कंपैरिजन हो जाता है। मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, स्पेस रख लीजिएगा, खुला सा कर लें ज़रा, कोई स्पेस बच जाए तो खैर है, लेकिन ये ना हो कि जब वर्किंग कर रहे हो तो स्पेस की प्रॉब्लम आ जाए। डिस्पोजल अकाउंट, एनी कन्फ्यूजन प्लीज? जी, रिक्वायरमेंट में जाके ज़रा एक छोटा सा काम कर लें ताकि ज़रा फिर वर्किंग करते हुए जहन में रहे। हमें 2015 के एंगल से ये लेजर्स बनाने हैं, और ऊपर जो लेजर एक बना हुआ है उसके अंदर ज़रा जाएं। शायद जनवरी टू दिसंबर हमारा काउंटिंग पीरियड चल रहा है, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर के एंड हो रहा है, विच मीन्स हमने शायद 1 जनवरी 2015 से लेके 31 दिसंबर 2015 तक सोचना है। बात क्लियर है प्लीज? 2015 के लेजर्स बनाने हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ईयर एंड अगर 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है, ये पता है किसी को कहाँ लिखा हो? ये लेजर्स में क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, तो जनवरी टू दिसंबर के एंगल से हमें वर्किंग करनी है। अगर ये कहीं लिख लें तो ज़रा अच्छा है, आपके भी जहन में के ऊपर अगर कहीं नोट कर लें, जहाँ हेडिंग बनाई थी वहीं अगर, विच मीन्स हमें 1 जनवरी के ब्रॉड डाउन से शुरू करना होगा और 31 दिसंबर के कैरी डाउन तक पहुंचना है। एनी कंफ्यूजन? करवाएं जी स्टार्ट। कोई मशीनरी का है जी ब्रॉड डाउन? प्लीज मशीनरी का ब्रॉड डाउन किस साल, किस दिन का, सॉरी क्लोजिंग किस दिन, ओपनिंग बन जाएगा? 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग, क्या 1 जनवरी 15 पे ओपनिंग बन जाएगा सर? कितना दिया हुआ सर? 85,000। ओके सर, लिखें। एनी कंफ्यूजन प्लीज? देन बेटा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के जरा लेजर में आए, क्या इसमें ब्रॉड डाउन होता है वैसे? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में ब्रॉड डाउन होता है सर? अकॉर्डिंग टू सवाल होना भी चाहिए। अगर बिजनेस का फर्स्ट ईयर है फिर तो होना भी नहीं चाहिए ना, होता तो है लेकिन हो नहीं सकेगा। लेकिन क्या 3 साल, पिछले 3 साल ये मशीनें यूज़ होती रही हैं, तो इसका ब्रॉड डाउन होना चाहिए। एक हल्की सी आवाज़ बड़ी अच्छी है, डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वो फिगर शायद अवेलेबल नहीं है, तो वर्किंग कर लेते हैं। मेथड पता है हमें, मेथड भी पता है, रेट भी पता है, टाइम बेसिस भी है, एसेट्स की इंफॉर्मेशन भी है। तो ब्रॉड डाउन अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं है तो ब्रॉड डाउन कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग 1 बना लेते हैं। ओके है प्लीज? W1 वर्किंग 1 कभी किए इस तरह की चीज़ें? एनी कन्फ्यूजन? ब्रॉड डाउन क्रेडिट बैलेंस नहीं, ब्रॉड डाउन क्रेडिट बैलेंस ओके है। डेफिनेटली फिगर अवेलेबल हो तो हम देख के लिख लेंगे, लेकिन अगर फिगर अवेलेबल ना हो तो कैलकुलेट की जा सकती है। अब डेफिनेटली नीचे भी आपने डिस्पोजल अकाउंट के लिए जगह छोड़ी हुई है, तो जहाँ आपके पास अब स्पेस है वर्किंग के लिए आ जाए वर्किंग नंबर 1 बनाएं, वर्किंग्स की हेडिंग लिखें, साफ सुथरी वर्किंग्स प्लीज।
जी इस वर्किंग वन में एक हेडिंग जरा बनवा दें, क्या करना चाह रहा हूं मैं, किस दिन की क्यूमुलेटेड ढूंढना चाह रहे हैं, दिन बताएं। नहीं बेटा डिस्पोजल अभी कहाँ से आ गई, सर जाने दे इतना जल्दी, क्या डिस्पोजल की डब्ल्यूडीवी आ गई सर, अल्लाह रहम करे। अभी क्या करना चाह रहे हैं, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस निकालना चाह रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एज ऑन, डेट बोले 31 दिसंबर 14 भी कह सकते हैं और 1 जनवरी 15 भी कह सकते हैं। तो बताएं क्या लिखूं, अब तो बता दें, तो मैंने खुद ही बताया यार। कैलकुलेशन ऑफ इस वर्किंग वन में हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन, अब बताएं डेट क्या लिखूं, क्या 31 दिसंबर 14 लिखें या 1 जनवरी 15 लिखें, हम एक ही बात कह रहे हैं, ये एक ही बात हो रही, क्लोजिंग नहीं ओपनिंग बनना। अगर मैं पिछले साल का क्लोजिंग निकाल लूं वही ब्रॉड डाउन बनना, चले हम ओपनिंग लिख लेते हैं। एनी कंफ्यूजन इन दिस हेडिंग, अच्छा ये मैं जरा बीच में एब्रीविएशन समटाइम लिख देता हूँ, आई होप कि पता है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, जरा वर्ड जरा कम कर रहा हूँ जी। अब ये वर्किंग करें कैसे, आ जाए क्वेश्चन। डेफिनेटली नई चीज़ें, आपसे इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है, ये तो नहीं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन ही खुद कर लेंगे, इन्वॉल्व रहना रिक्वायर्ड है जी। मशीन नंबर 1, थोड़ा सा डाटा देख लें, मशीन नंबर 1 कितने की कब आई, क्या वो मशीन नंबर 1 2012 में यूज हुई होगी, 13, 14 और आगे अभी हमने बात करनी नहीं है, यकीनन 15 की बहस बाद में होगी, अभी हम ब्रॉड डाउन की बहस कर रहे हैं। तो मशीन नंबर 1 पिछले 3 साल डेप्रिशिएट होगी, मशीन नंबर 2 ढूंढने उसकी डेट, वो 13 में यूज हुई होगी, फिर 14 में उसकी डेप्रिसिएशन आएगी, जब मशीन नंबर 3 है उसकी 14 में डेप्रिसिएशन आएगी। क्या एसेट खरीदने के बाद डेप्रिशिएट होता है या पहले भी होता है, तो मशीन नंबर 3 की 2012 की भी आएगी, अल्लाह रहम करे, वो आई ही 2014 में है, तो वहां से उसकी डेप्रिसिएशन आएगी। तो एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, जरा आपको समझने में फिगर्स की जरा आसानी हो जाएगी। अच्छा इस वक्त मैं वर्किंग के कुछ डेफिनेटली समझाते हुए पैटर्न बना रहा हूँ, तो ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपका वर्किंग का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम हो, वर्किंग बस इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर कोई आपकी गैर मौजूदगी में देखे तो वो रीजनेबली अंडरस्टैंड कर सके। एग्जामिनर ने आपकी गैर मौजूदगी में ही देखना है कि इसने क्या किया है, तो प्रेजेंटेबल बस होना चाहिए। डेफिनेटली इनिशियल वर्किंग्स हैं, शुरू में मेरा मकसद रहा होगा कि हम बात को प्रॉपर समझ सकें, वरना हर फिगर को शायद इतना डिटेल में भी वर्किंग दिखाना कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन इस वक्त ज़रा मैं चाहूँगा कि बात ज़रा पूरी पिक्चर के साथ आपके सामने आ जाए। तो मैंने ज़रा कुछ कॉलम्स बनाने हैं, अगर मुझे बना लेने दें थोड़ा सा तो आपको ज़रा ईजिली पता चलेगा, फिर बाद में लिख लीजिएगा, मुझे ज़रा एक स्टेप कर लेने दें। आपको से जो मैं चीज़ें पूछ रहा हूँ वो पहले बता दें। सबसे पहले हम चले मशीनरी का नंबर लिख लेंगे, 3 मशीनें, फिर नेक्स्ट मुझे कॉस्ट ढूंढ दीजिएगा, या कॉस्ट, चले कॉस्ट के बाद फिर परचेज डेट लिख लेंगे ताकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए आइडिया हो जाए। फिर उसके बाद मैंने 3 सालों की वर्किंग करनी है, कौन कौन से साल हैं जी डेप्रिसिएशन के, 12, 13, और देन इनका टोटल चाहिए हमें, ये पता है किसी को, एक्यूमुलेटेड चाहिए हमें, तो फिर इनका एक टोटल कर लेंगे। चलें शायद यही कॉलम होंगे, बना लें जरा, फिर फिगर बाद में लिखवा दीजिए। इस वर्किंग में 15 की बहस क्यों नहीं कर रहा,
ब्रॉड डाउन चाहिए, फिलहाल ब्रॉड डाउन की बहस है। बाकी डेफिनेटली जो 2015 में एसेट्स यूज़ हुए हैं, मशीनें यूज़ होंगी, उनकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी कैलकुलेट होनी चाहिए। चलिए जी मशीन 1 करवाएं ज़रा, पहले करवाइएगा पूरी लाइन ज़रा। इसकी कॉस्ट क्या थी, कैलकुलेटर्स वगैरह निकाल लें। परचेज डेट बता दें, 1 जनवरी 2012। कैलकुलेटर पकड़े जी सारे, लिखना छोड़ दें प्लीज। क्वेश्चन के एंड में जरा देखें रेट क्या है, मेथड क्या है, टाइम बेसिस है, डेट्स गिननी है, ईयर एंड 31 दिसंबर है। रेडी है सारे जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, रेट अगर गिवन हो तो एज इट इज यूज होगा। अब रेट तो कैलकुलेट नहीं करना, रेट इज गिवन 20%। फर्स्ट ईयर ये रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स। तो अब वो सारी वर्किंग्स भी लिखना कंपलसरी नहीं है, हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रेडी है सर? तो फर्स्ट ईयर 2012 है, 50,000 लिखें कैलकुलेटर पे, 50,000 कॉस्ट है, रेट क्या है 20% और पूरा साल ही बनेगा। 1 जनवरी है, 31 दिसंबर है, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आपकी 10,000 सबकी सॉल्व हो जाएगी। वर्किंग लिख दूँ या ओके है? चलें एक थोड़ी सी लिख देता हूँ, लेकिन बहरहाल सब शायद सारी लिखना मुमकिन ना हो, स्पेस नहीं है। ठहर जाए, पेशेंस दिखाएं। फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो गया, सेकेंड ईयर 2013 में वर्किंग कैसे करूँ इसी मशीन की, 50,000 लिखें कैलकुलेटर पे, माइनस 10,000, ये क्या कर रहा हूँ, माइनस 10,000, 40,000 WDV बनी, रेट 20% मल्टीप्लाई करें, प्लीज आंसर बताएं। 8,000 ओके सर, कैसे वर्किंग हुई रिपीट कर दें जल्दी से प्लीज। 50,000 माइनस 10,000 एक्यूमुलेटेड एक ही साल था और मल्टीप्लाई बाय 20%, चलेगा सर? 14 की वर्किंग प्लीज करवानी है, 50,000 लिखें, लिखने कुछ नहीं होता प्लीज, माइनस 10,000 एंड 8,000, 18 अब एक्यूमुलेट हो गया है सर, ओके है प्लीज, और मल्टीप्लाई बाय 20%, क्या आंसर बन रहा है 50,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000, टोटल डेफिनेटली 18,000 एक्यूमुलेटेड हो गया इनटू 20%, जी आंसर 6400। ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन द वर्किंग? फर्स्ट ईयर रेट किससे मल्टीप्लाई होता है और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स, इन तीनों डेप्रिसिएशंस का जरा सम कर दें। क्या मैं कह सकता हूँ 24,400 इस मशीन 1 की टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? डन है सर, नोट कर लें यहाँ तक। मुझे लग रहा है लिख पहले रहे और सोच पता नहीं रहे भी। कैलकुलेटर के बगैर ही माशाल्लाह वर्किंग कर ली है मेजोरिटी ने यार, बहुत तेज माशाल्लाह माइंड है। जी लास्ट लाइन जरा रेडी रहें जी, मशीन नंबर 2 की वर्किंग पता करवानी है आप लोगों ने। लास्ट लाइन में है कोई प्लीज, कोई अज्यूम कर ले यार, कोई तो होगा। जी एक सेकंड ये बच्चे लिख लो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी रेडी रहे, मशीन नंबर 3 की आपने करवानी है। जी शुरू करूं, मशीन नंबर 2 की वर्किंग शुरू करूं, कंप्लीट करवाएं जरा। पहले कॉस्ट बताएं, कॉस्ट बताएं, सोच के ढूंढ के परचेज डेट बताएं। 1 जुलाई 13 है, मिल गया 1 जुलाई। 2012 की डेप्रिसिएशन कैसे निकालूं इसकी, नहीं आएगी, डैश हो जाएगा। मशीन आई 2013 में है जी, कैलकुलेटर उठाएं। मशीन नंबर 2 का 2013 फर्स्ट ईयर है, कॉस्ट है 20,000, ऐसे ही सर? रेट क्या है 20%, फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन टाइम बेसिस होना है। कब खरीदा है, जुलाई टू दिसंबर मंथ्स गिन दें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, प्लीज गिन लीजिएगा प्लीज। 6/12 सबका ठीक है? ये ऊपर क्यों नहीं हुआ 6/12 वगैरह? हाँ पूरा साल बन रहा था, यहाँ 6 मंथ्स बन रहे हैं। ठीक है सर, मेरा ख्याल है 2000 बन जाएगा ये। अब स्पेस कम है और मेरा ख्याल है ज़रूरत भी नहीं वर्किंग बार बार लिखने की, रैंडम मैंने 1-2 लिख दी हैं। एनी कन्फ्यूजन? 14 की बताएं लास्ट लाइन में सर।
एक मिनट आने दे जरा। 14 के बेटा कैंडी जरा वर्किंग करवाता है। कोई नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं कर रहे, मैं इसलिए कह रहा हूँ जरा मुझे भी आइडिया हो जाए ना, सब कर रहे हैं कि नहीं। मैं खुदा न खासा ये नहीं कह रहा आप लोग नहीं कर रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे जरा ये कंफर्म हो जाए ना कि सबको बात क्लियर हो रही है नहीं। 20,000 कॉस्ट है, -2,000 हो जाएगा, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, मेरा ख्याल है 3,600 हो जाएगा। ठीक है वर्किंग बेटा, प्लीज लास्ट लाइन से पूछ रहा हूँ, क्लियर है फिगर। अब इन दोनों को ऐड करें जरा, इसका मतलब मशीन नंबर 2 की 2 सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टू 31 दिसंबर 14 5600 हो गई है। ये मशीन नंबर 3 खुद करें जरा। प्लीज कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे डिस्कस कर लें आपस में, प्लीज डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है इस तरह। ये क्लियर है, आप लोग परेशान लग रहे हैं बेटा। कैलकुलेटर पे से कैलकुलेटर पकड़े मेरा भाई। 20,000 बेटा कॉस्ट थी, पिछले साल 2,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई थी और मल्टीप्लाइड बाय 20%। ये आप भी जरा कोशिश करके ना इर्द गिर्द जो 2-3 कम से कम वर्किंग जो मैंने लिखी लें, बाद में फिर रिवीजन करते हुए 1-2 फिगर्स कम से कम नजर आ जाए। ये 3,600 समझ आ गया बेटा? एनी अदर कंफ्यूजन? ये मशीन नंबर 3 हो रही है। जी ये भी 1 जुलाई है लेकिन 14 है जी, 6 मंथ्स की चार्ज होगी 2014 वाले साल में ही जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके वर्किंग? ये बेटा क्वेश्चन में गिवन है मशीन 3 की कॉस्ट क्या। अच्छा सॉरी, आपके सामने क्वेश्चन नहीं जी, सॉरी। 15,000 ठीक है, मिल गए। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, लेकिन वंस अगेन 6/12 जुलाई टू दिसंबर। अच्छा ये डेफिनेटली अपने अपने आपको मंथ्स काउंट करने चाहिए। ये देख के लिखना, मैं हम लोगों ने तो शायद सारी ज़िंदगी से काउंट कर रहे हैं, लेकिन आप इंडिविजुअली काउंट करेंगे तभी एग्जाम में काउंट कर सकेंगे। ये गिन लिया सबने 6 मंथ्स जी। 1500 और यही 1500 इसका टोटल एक्यूमुलेटेड भी होगा। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? एक फेवर करें ज़रा, ये 4 जो आखिरी कॉलम्स हैं इनका ज़रा टोटल करें इंडिविजुअली कॉलम्स का। देखनी ये कॉलम्स में भी ज़रा करें ज़रा, मैंने एक ज़रा चीज़ आपके सामने डिस्कस करनी है। ये 2012, 13, 14 का भी टोटल करें और फिर फाइनली जो टोटल है उसका भी एक्यूमुलेटेड। सॉरी बेटा 6/12 भी तो होना ना यार, 1 जुलाई भी तो है ना यार, परेशान हो गया मेरा भाई। 3,000 बेटा बन रहा है लेकिन वो पूरे साल का ना यार, और हमें टाइम बेसिस पे वर्किंग मीन्स 6/12 भी तो करना है। किसी फिगर में मसला है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, किसी कैलकुलेशन में इशू, सॉरी रिड्यूसिंग में फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स WDV से मल्टीप्लाई हो रहा है जी। पहला टोटल तो 10,000 ही आ जाएगा, दूसरा भी 10 ही बन रहा है, 11,500 हो जाएगा एंड 31,500 तक आ जाए जी। व्हाट इज द फाइनल आंसर? तीनों मशीन्स की टोटल एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 31,500 सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये मैंने जो इस टोटल से पहले 3 कॉलम्स का आपसे सम करवाया उसकी रीज़न ज़रा ये है कि आए ज़रा थोड़ी सी एक चीज़ रिवाइज करें जहन में, अपने जहन में ज़रा एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने की कोशिश करें। बन जाता है जहन में? क्या लिखा नज़र आ रहा है लेजर के ऊपर? नहीं एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन नहीं यार, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो मैंने कहा प्लीज़ वही वाला खोल लेना यार। पूरे टी बन गई प्लीज़ जहन में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर जहन में बना लिया। ज़रा ईयर वाइज चलें ज़रा। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन थी 10,000,
तो डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ होगा। 2012 फर्स्ट ईयर था तो ब्रॉड डाउन ना होने की वजह से यही 10 फिर क्लोजिंग बनेगा, यही क्लोजिंग बैलेंस 2013 के स्टार्ट पे ब्रॉड डाउन उठाएंगे, फिर 2013 का टोटल डेप्रिसिएशन भी 10,000 ही बन रही है, दोबारा जब एंट्री करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्दर क्रेडिट होकर टोटल 20,000 क्लोजिंग बन जाएगा। क्लोजिंग 14 के स्टार्ट पे ओपनिंग 20,000, फिर उसमें 11,500 ऐड होके 31,500 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का जो बैलेंस आ रहा होगा वो हमारे लिए 1 जनवरी 2015 वाले दिन ब्रॉड डाउन हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो अपने लेजर, अपने जहन में जो लेजर बना हुआ है वहाँ से ज़रा क्लोजिंग बैलेंस उठा के अपने पेज वाले लेजर पे लिख लें। बना हुआ है सर? मिट तो नहीं गया? क्या नज़र आ रहा है वहाँ? एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, एनी कंफ्यूजन? जी एक मिनट ज़रा दोबारा काइंडली वर्किंग वन पे आएगा बेटा प्लीज़। एहतशाम फुल कंसंट्रेट करें यार, क्वेश्चन ज़रा ख़तरनाक है आपका। ये 3600 होने जी, ये मशीन नंबर 2। मुझसे कहा जा रहा है कि इस 3600 को आपने 6/12 नहीं किया, ये भी तो जुलाई में आई है यार। एहतशाम क्या हो गया प्लीज़? जुलाई 2013 में यार, 2013 वाले साल में 6 मंथ्स है और 14 वाले ईयर में तो पूरा साल ही बनेगा ना यार। अब ये तो नहीं कि प्लीज़ अगर पहले साल में 6 मंथ्स है तो हर साल ही 6 मंथ्स होना। प्लीज़ ये तो आपने बहुत ज़्यादा एक ऐसी बात कर दी जिससे महसूस है कि आप डर रहे हैं। डरना नहीं है प्लीज़, अल्लाह मालिक है यार, क्या होगी। प्लीज़ जिस ईयर में मशीन है उस ईयर में 6 मंथ्स है, नेक्स्ट ईयर में तो फिर पूरा साल ही है ना यार। ओके है प्लीज़? प्लीज़ क्लियर है? चलिए जी क्वेश्चन की तरफ आए, बस 2 मिनट रहा, बल्कि एक सॉरी क्वेश्चन की बजाय पहले सॉरी दोबारा अपने वर्किंग में जाए, ये रजिस्टर में किन 2 लेजर्स के ब्रॉड डाउन ढूंढ लिए आपने प्लीज़ यार। मशीनरी का ब्रॉड डाउन मिल गया है और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का हमने कैलकुलेट कर लिया। एक तीसरा लेजर भी है जी, डिस्पोजल अकाउंट का जरा ब्रॉड डाउन ढूंढने सवाल में। सर देखेंगे तो प्लीज फिर ही है ना यार, मेरा ख्याल है गिवन नहीं है, गिवन नहीं है या होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस फॉर द ईयर कैलकुलेट होता है, तो इसके किसी ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की बहस ही नहीं है। हर साल का डिस्पोजल अकाउंट अलहदा अलहदा बनता है, ये बात सबको पता है। तो क्या डिस्पोजल अकाउंट ऐसे ही शुरू होना है जैसे बना हुआ है? इसमें किसी ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन को ढूंढ के टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है प्लीज याद रहेगा। चलें बेटा, इसके बाद फिर एक एडिशन है, नीचे आए जरा। ब्रॉड डाउन के बाद फिर 1 अक्टूबर पे एक मशीन डैमेज भी है, नई भी परचेज हुई है, लेकिन चलें उसकी अब डिस्कशन के लिए आज रिमेनिंग टाइम सफिशेंट नहीं है, तो इंशाल्लाह कल डिस्कशन यहीं से दोबारा शुरू करूँगा। आपसे एक छोटा सा बस होमवर्क एक्सपेक्टेड है, 1-2 बातें ज़रा सॉरी मैंने करनी है। सबसे पहले तो ये जो एक पेज आपने मेरे साथ समरी बनाई है, उन्होंने ज़रा रजिस्टर में है सर, चेक तो करें, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे भी है। अगर आइडियल ये होगा कि अगर इस पेज को एक दफ़ा दोबारा रजिस्टर में कहीं और एक्स्ट्रा पेज पे खुद से बनाया जाए तो इंशाल्लाह ये ज़रा याद करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। मेरा सजेशन ये है कि एक दफ़ा देखें और बग़ैर देखे ज़ुबानी बनाने की कोशिश करें, ना याद आए तो ज़रूर कंपेयर करें। सेकंड एक छोटी सी एक और चीज़ प्लीज़, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। आप में से कुछ हजरात ऐसे हैं जिनको पीआरसी में अकाउंटिंग एग्जाम है, कुछ हजरात ऐसे हैं आपके अलावा जिन हजरात को पीआरसी में अकाउंटिंग एग्जाम थी, वो ज़रा काइंडली मुझे ज़रा बताएंगे। आपसे भी कल बात हो गई थी जी। इन 2 हजरात के अलावा जिन हजरात को बेटा पीआरसी एग्जाम है, आइदर बिकॉज कि उन्होंने कोई आईकॉम किया हुआ था या कोई और ग्रेजुएशन की वजह से,
तो वो उनसे ज़रा मैं अलहदा ज़रा मिलने में इंटरेस्टेड हूँ। उसकी वजह ये कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी ठीक नहीं होंगे, तो आपको मैंने फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के एक्स्ट्रा लेक्चर शेयर करने हैं। तो आपको कुछ अल्लाह माफ़ करे कुछ कहना नहीं है, वो बता ही नहीं रहा। तो अगर कोई है तो मुझे क्लास के एंड पे ज़रा मिल के जाए ज़रा। अगर किसी को पीआरसी में इंट्रो एग्जाम थी, ये दो जो लोग थे ये तो मुझे मिल लिए, आपके अलावा अगर कोई रहता है तो वो मुझे मिल लीजिएगा ज़रा भी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से तो नहीं कोई ऐसा जिसे इंट्रो एग्जाम था? बस ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। बस जो आज पढ़ा है इसको काइंडली रिवाइज करना।